पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश से कई इलाकों में तबाही का मंजर है। 20 जून तक इसमें किसी तरह की राहत के आसार नहीं है। असम में 28 जिलों के 19 लाख लोग प्रभावित हैं। 1 लाख लोगों ने राहत शिविर में पनाह ली है। गुवाहाटी, दीमा हसाओ, गोलपारा, होजाई, कामरूप में लैंडस्लाइड, अब तक कुल 46 लोगों की मौत हुई है। असम में 2 दिनों में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि मेघालय में 2 दिनों में 19 लोगों की मौत हुई है। मेघालय में 1995 के बाद 24 घंटे में 972 मिलीमीटर बारिश हुई है। त्रिपुरा में अगरतला में 6 घंटे के दौरान 145 मिलीमीटर की बारिश देखी गई है। ग्रामीण इलाकों में कई छोटी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इनसे बुनियादी सुविधाओं को नुकसान हो रहा है। ये तटबंध भी उन्हीं में से एक है जो नोनोई नदी की वजह से टूट गया है। ये नदी दारांग जिले में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। मुझे गुवाहाटी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, इसलिए मेरे पास बाढ़ में पैदल चलकर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। 1988 से हम बड़ी बाढ़ झेलते रहे हैं। 4 बार बांध टूट चुका है, 2000, 2004 में, 2012 में और अब इस बार। ये सभी भयानक बाढ़ थी। ये देख सकते हैं, ये नोनोई नदी है जो कि बहुत छोटी शाखा नदी है ब्रह्मपुत्र का, मगर इसी ने ही देखिए जो बाढ़ का पानी है, उसमें जो बाढ़ का पानी हुआ है उसने ये जो एम्बैंकमेंट है, रूरल एम्बैंकमेंट, इसको तोड़ दिया है। ये दरंग ज़िले का नज़ारा है असम का, और इस एम्बैंकमेंट को तोड़ने के कारण जो बाढ़ का पानी है वो बहुत सारे गांव में अब फैल चुका है। और कुछ गांव वाले तो इसी बाढ़ के पानी में ही जो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के उनके पास शायद खाने को भी ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा, तो मछली जो वो पकड़ रहे हैं इससे ही उनका गुजारा चलेगा। राज्य सरकार के लिए इस वक्त प्राथमिकता बचाव और राहत अभियान चलाने की है। हमारी पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की है। उन्हें राहत देना है। नदी भर रही है, इसलिए सरकार के पास बहुत कम रास्ते हैं। हम बाढ़ का पानी रोक नहीं सकते, पर हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य मेघालय में भारी बारिश की वजह से जमीन धंसने से जान माल की हानि हो रही है। उत्तर पूर्व में कुदरत के गुस्से का असर दिख रहा है। सिक्किम में पिछले कुछ दिनों में जमीन धंसने की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत हुई है। राज्य की राजधानी गैंगटॉक में 632.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट को फिलहाल राहत मिलने के आसार कम ही दिख रहे हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लड़कियों से भेदभाव न हो, उनकी पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए देश भर में बाल पंचायत गठित करने की योजना है। गुजरात के 5 गांवों में बाल पंचायत की पायलट परियोजना शुरू हो चुकी है। बाल पंचायत का चुनाव कैसे होता है, ये लड़कियों की समस्याओं को हल करने में कैसे मददगार होती है, इसको जानने के लिए आपको मिलवाते हैं बाल सरपंच से। गुजरात से देखिए रविश रंजन शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। गांव की लड़कियां 11 से 21 साल तक की लड़कियों ने उत्साहभेर गांव में पहली बार मतदान किया था और गांव में एक अनोखा माहौल छाया हुआ था। गुजरात में कच्छ इलाके की ये बाल सरपंच उर्मी हैं। इनके साथ आदिवासी गांव से आई उनकी साथी भारती भी हैं। दिल्ली महिला एवं बाल संरक्षण की हाई पावर कमेटी के सामने ये बहुत आत्मविश्वास से अपने अनुभवों को साझा कर रही हैं।
बालिका पंचायत की बात करूं तो कच्छ के 5 गांव कुनरिया, कुकमा, मस्का, मोटांगिया और वाड़ासर में बालिका पंचायत की रचना की गई है। और बालिका पंचायत में 10 से 21 साल की लड़कियों की ये पंचायत है। हम जानते हैं कि हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% अनामत रखी गई थी, पर अंतिम तबक्के के जो गांव है उसमें अगर कोई महिला सरपंच है तो उसकी पंचायत की तमाम कामगिरी उसके पति, पिता या भाई करते हैं। मतलब क्या होता है कि महिलाओं को सत्ता तो मिल रही है पर शासन करने की व्यवस्था में अभी थोड़ी सी कचास है। तो इन सारे प्रश्नों का निवारण लाने के लिए बालिका पंचायत की रचना की गई। आज भारती और उर्मी जैसी बाल सरपंच की कोशिशों के चलते महिला सशक्तिकरण से जुड़े संगठन इनसे मिलकर काम करना चाहते हैं। इन बाल सरपंचों ने अपने गांव में लड़कियों को ताकत देने की नई कोशिश की है, जिससे इनके गांव में लड़कियों की पढ़ाई में तेजी आई है। गांव में छेड़खानी और भेदभाव जैसी समस्या से लड़ने में मदद मिली है। सरपंच के साथ मिलकर ये बाल सरपंच महिलाओं की सेहत संबंधी समस्याएं भी दूर कर रही हैं। बालिका पंचायत की सफलता को देखकर महिला और बाल कल्याण मंत्रालय भी हैरान है और इस पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर देश भर के लाखों गाँव में बाल पंचायत बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक प्रयोग के नाते शुरू हुआ, उसको हम राष्ट्र भर में ले जाएं। हमने इस विषय को मंत्रालय में चर्चा करके अब निर्णय किया है कि बालिका पंचायत की व्यवस्था हम लोग देश भर में करेंगे, प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर। पिछड़े इलाके में भेदभाव और गरीबी की शिकार महिलाओं के लिए बाल पंचायत एक उम्मीद की रोशनी साबित हो सकती है। गुजरात में केवड़िया से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर जैसे शहरों में भी हो रही है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में पुलिस भर्ती में वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। ये बयान तब आया जब पूर्व फौजी पुलिस भर्ती में 10% कोटा न मिलने पर आंदोलन कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा। उन अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी हम प्राथमिकता देंगे। हालांकि लगता है मध्य प्रदेश के संभावित अग्निवीरों ने मुख्यमंत्री की बातों को अनसुना कर दिया। यकीन करते भी तो कैसे। ये मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिक हैं। सरकार ने नियम बनाया था कि पुलिस भर्ती में इन्हें 10% तक आरक्षण मिलेगा। महीनों से आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इस दफे पुलिस भर्ती में इनका वायदा पूरा नहीं हुआ। 6000 पद निकले थे। नियमतः 601 पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित होना था, लेकिन हुए सिर्फ 6। मामला जबलपुर हाई कोर्ट में है। पहली याचिका मुझे ये निर्देश थे कि एक भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन का सिलेक्ट नहीं हुआ। सारे मध्य प्रदेश में 6 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का उन्होंने बोला। 3000 एक्स सर्विसमैन सिलेक्ट होने थे, सिर्फ 6 व्यक्ति सिलेक्ट हुए। रूल 1.15.2 में लिखा हुआ है 5 गुना एक्स सर्विसमैन, तो 5 गुना एक्स सर्विसमैन 3000 होते हैं। आपने 3000 कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट किए, दिस इज इलीगल। तो हाई कोर्ट ने वो मेरी जो प्रथम याचिका है उसमें नोटिस जारी करके ये बोला इस याचिका के अंतिम आदेश के अधीन अध्याधीन जो भी सिलेक्शन प्रोसीडिंग है रहेगी। मामला सिर्फ पुलिस कर्मियों की भर्ती का नहीं है। सरकारी सपनों के सामने हकीकत ये भी है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी राज्य सेवा परीक्षा 2021 के प्रीलिम्स 19 जून को आयोजित होने जा रहा है, लेकिन 2019 और 2020 का अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। 2019-2020 के लगभग 10,000 उम्मीदवार असमंजस में हैं। परीक्षा में देरी से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की उम्र निकल गई है। ये 2018 में अर्धसैनिक बलों के लिए चयनित उम्मीदवार हैं। पैरों में छाले हैं, हाथ में तिरंगा। 45 डिग्री की गर्मी में नागपुर से 50 से ज्यादा युवा दिल्ली की ओर चल पड़े हैं। इन उम्मीदवारों का कहना है कि वो पूरी प्रक्रिया में पास हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। इनकी टी शर्ट पर लिखा है वर्दी दो या अर्थी दो। अग्निपथ योजना शुरू होते ही मध्य प्रदेश के मुखिया का बयान आ गया। ये और बात है कि पूर्व सैनिकों के मामले में बार बार पूछने पर भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये भी और बात है कि मध्य प्रदेश में अकेले सरकारी स्वीकृत पद ही 1 लाख से ज़्यादा हैं जो खाली हैं।
शिक्षक से लेकर पटवारी तक बार बार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल रही है तो सिर्फ लाठियां और ज़्यादा पूछने पर एक नई तारीख। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन से मिलने गांधीनगर पहुंचे हैं। पीएम मोदी आज अपनी मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन इस तरह से मना रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो अपने मां के पांव छू रहे हैं। पीएम ने मां को अपनी मिठाई भी खिलाई है। गांधीनगर जाकर पीएम ने अपनी मां से मुलाकात की। 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खास तौर पर मना रहे हैं, उनका सम्मान तस्वीरों में देखा जा सकता है। पहले पांव धोना, उन्हें माला पहनाया, फिर उनको मिठाई खिलाई और फिर चंदन लगाया उनके पांव से के जल को धोकर। और इस तरह से 100वां जन्मदिन मना रहे हैं अपनी मां का। गांधीनगर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 100वां जन्मदिन मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मां के साथ जो एक खास लम्हा है, इमोशनल भावुक लम्हा है ये, जहां पे वो पांव धोकर उसे पोंछते हैं, फिर उस जो पानी है उसका चंदन अपने आंखों पर और मस्तक पर लगाते हैं, मां को माला पहनाते हैं, उनको मिठाई खिला रहे हैं, साथ में पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना और आरती करते हुए। ये खास तस्वीरें आई हैं गांधीनगर से, जहां उनकी मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन है। ये बड़ी बात है ये, और इस तरह से प्रधानमंत्री ने इस मौके को और भी खास बना दिया है और मां उन्हें आशीर्वाद भी दे रही हैं और मिठाई खिला रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इस जन्मदिन को इन दोनों ने खास मना लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई तस्वीरें आती हैं उनकी अपनी मां से मिलने, जब वो जाते हैं खास लम्हों पर, जैसे चुनाव के पहले भी कई बार गए हैं और आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये बेहद खास लम्हा है क्योंकि 100वां जन्मदिन भारत में किसी के लिए 100वां जन्मदिन अपने आप में बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हैं और वहाँ इसमें जो उन्होंने जो ये प्राइवेट मोमेंट है ये सबके सामने है। पांव धोना, चंदन लगाना, पूजा करना, साथ माला पहनाना और आशीर्वाद लेना मिठाई खिलाकर, ये खास जन्मदिन बन गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इधर कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग देखने को मिली है। पंपोर इलाके में पुलिस अधिकारी की हत्या की गई है। संदिग्ध आतंकियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की है। आज सुबह सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की हत्या हुई है और इससे पहले कई सारी टारगेट किलिंग हुई, जिसके बाद जम्मू शिफ्ट किए जाने की घाटी से कश्मीरी पंडित इलाके में मांग करते रहे और ये एक तरह का वहाँ पे मूवमेंट भी चला है। और इस इलाके में ये डर की बात है, एक तरह से संदिग्ध आतंकियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की है। पहले भी पुलिस अधिकारी और टीचर्स की हत्या की थी। टारगेट किलिंग जो है ये सिलसिला जारी है और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम चल सकते हैं अपने सहयोगी नज़ीर के पास। नज़ीर, पिछले 1-2 महीने में देखें तो तकरीबन 1 दर्जन इस तरह के केसेस आ गए हैं और आज रात को फारूक अहमद जो मीर है, सब इंस्पेक्टर है जम्मू कश्मीर पुलिस में, लग रहा है कि उसको अपने घर से उसका अपहरण किया गया और उसके बाद उसको गोली मार दी गई नजदीकी फील्ड में और आज सवेरे उसकी लाश को वहां से बरामद किया गया। वो वहीं साथ ही में जो लेथपोरा पुलिस कैंप है वहाँ वो आर्म्ड पुलिस की जो वहाँ बटालियन है वहाँ उसकी ड्यूटी थी और रात को घर आया था तो वहीं उसका अपहरण हुआ। तो लग रहा है कि आतंकी हमला है और टारगेट अटैक है, किलिंग है, अपहरण, उसके बाद
क्योंकि कहीं एक पुलिस वालों को मारा गया है, चाहे अपने घर में या इस तरह मारा गया है। और पिछले 2 महीनों में इस तरह के पुलिस वालों पे टारगेट अटैक हुए, खासतौर पर जो ऑफ ड्यूटी पुलिसमैन थे और ये सीनियर अफसर थे, सब इंस्पेक्टर थे, उसको अपने घर में उन्होंने पहले अपहरण किया, उसके बाद मारा गया। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे पुलिस का कोई स्टेटमेंट इस पे जारी नहीं हुआ है। इससे पहले जितने भी हमले हुए थे, टारगेट अटैक्स, उनके पुलिस का कहना है जो भी उनमें दोषी थे उनको इनकाउंटर के दौरान मारा गया, चाहे वो कांस्टेबल रियाज के कातिल थे या सैफुल्लाह कादरी के थे या दूसरे पुलिस वाले जिनको मारा गया अपने घरों में, उनके तमाम जो पुलिस के मुताबिक कातिल है उन सबों को इनकाउंटर्स के दौरान मारा गया, जो हाल ही में जो टारगेट अटैक्स हुए। लेकिन ये जो इस तरह का दिल दहलाने वाला वाक़ा है कि एक पुलिस अफसर को उसका घर से अपहरण हो और फिर उसको उस तरह मारा जाए, तो जाहिर सी बात है इनकाउंटर होते हैं, मिलिटेंट मारे जाते हैं, लेकिन अगले दिन और ये इंसिडेंट होते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। आप इस खबर पर बने रहें नज़ीर, और आपसे इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेते रहेंगे। इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं।